हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में 16 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है भारतीय नौसेना के लिए तिहरे खुशियों का क्षण। कल भारत के प्रधानमंत्री ने नौसेना के 3 प्रमुख युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया है, जिसमें से आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागसीर शामिल है। एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेड है और एक अटैक पनडुब्बी है, डीजल अटैक पनडुब्बी है। तो समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनका क्या महत्व है उनको हम जानेंगे। तो इसलिए तिहरे खुशियों का क्षण है नौसेना के लिए, क्योंकि पहली बार एक साथ 3 युद्धपोत शामिल किए गए हैं। ठीक है। दूसरा समाचार है जिसको हम कल बताए भी थे, कल पढ़ाए भी थे। इजराइल और हमास के बीच जो है युद्ध विराम समझौता हुआ है, उसको कन्फर्म कर दिया गया है। हालांकि ये अभी इजराइल की संसद इसको पास करेगी और उम्मीद है कि संडे जो है, यानी नेक्स्ट संडे से जो है 19 जनवरी से ये लागू हो जाएगा। ये समझौता हुआ है। इस समझौते की बात तो है ही, इसको लेकर जो है अभी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी से राष्ट्रपति बनेंगे, और जो बिडेन हैं जो कि 19 जनवरी तक राष्ट्रपति रहेंगे, ये दोनों लोग क्रेडिट को लेकर जो है होड़ मचा लिए हैं। इनकी अलग क्रेडिट की लड़ाई चल रही है, तो उसको समझेंगे। तीसरा समाचार है वही है कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो स्थिति में, ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक के निम्न स्तर पे पहुंच गया है। तो क्यों पहुंचा है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, या आगे क्या भविष्य है, इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे और पीडीएफ में भी रहेंगे, जहां से आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो है मझगवां डाक लिमिटेड मुंबई में वहीं पे थे। 3 नौसेना के पोतों को, युद्ध पोतों को उन्होंने भारतीय नौसेना को जो है सौंप दिया है, जिसमें से आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेड है, आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, एडवांस स्टील डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस वागसीर एक स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास जो है और डीजल इलेक्ट्रिक जो है अटैक सबमरीन है। और ऐसे में ये पहली बार हो रहा है कि एक साथ नौसेना में 3 युद्धपोतों को शामिल किया गया है। और प्रधानमंत्री का कहना है कि ये और भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो तीनों युद्धपोत शामिल किए गए हैं उसमें से अधिकांश जो है भारतीय यानी स्थानीय स्तर पे या स्वदेशी रूप से निर्मित है। सभी तो नहीं है, लेकिन स्थानीय रूप से निर्मित है। ये मझगवां डॉक्स लिमिटेड और गॉर्डन शिप बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता और मुंबई मझगवां डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा जो है संयुक्त रूप से ये सारी चीजें तैयार की गई हैं। तो ऐसे में जबकि भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में है, वो सेना से लेके सुरक्षा से लेके नागरिकों की बचाव से लेके आप कह सकते हो कि जो समुद्री लुटेरों से रक्षा से लेकर हम अपनी आर्थिक हितों को सुरक्षा करने की जब ये बेहतर जो भूमिका हमारी नौसेना निभा रही है, उसके लिए ये क्षमता बढ़ाने वाला होगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंद महासागर क्षेत्र में हमारा एडवर्सरी चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो है नौसेना कहता है कि नौसेना है उसके पास, क्षमता के आधार पे उसकी भी गतिविधियों को हमें काउंटर करने की आवश्यकता है। तो आइए चलिए समझते हैं कि नौसेना के लिए तिहरी खुशियों का क्या है। देखिए, मामला क्या है, क्यों कहा जा रहा है तिहरी खुशी है, क्योंकि 3 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू जहाज आईएनएस नीलगिरी, ये परियोजना प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट श्रेणी का प्रमुख जहाज है। आईएनएस सूरत, ये परियोजना प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ श्रेणी का चौथा और अंतिम जहाज है। और आईएनएस वागसीर, यह स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी को 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल कर गया है। और देखा जाए तो ये मल्टी मॉडल है, मल्टी रोल इनकी भूमिकाएं हैं जो डाली गई हैं, स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, और इनकी अन्य विशेषताओं को हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये भारतीय नौसेना की ताकत को लिए ये महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है, और यह शिवालिक श्रेणी या प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट का अनुवर्ती है। यानी शिवालिक श्रेणी का जो श्रेणी के जो फ्रिगेट थे प्रोजेक्ट 17 के तहत जो युद्धपोत बनते थे, उनमें से जो नाम दे दिया जाता है
तो उसी की श्रेणी के बाकी उसके बाद वाले उसी की श्रेणी कहते हैं। उसके बाद वाला आया था स्टील्थ फ्रिगेट 17A, इसके तहत ये आईएनएस नीलगिरी श्रेणी का हो जाएगा और ये पहला फ्रिगेट है। देखिए फ्रिगेट और जो बाद वाला है आईएनएस सूरत, ये दोनों डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, ये दोनों भी किसी भी नौसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वारशिप तो चलो अलग ही है, कुछ ही देशों के पास है, लेकिन जो है फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जो है अपनी मल्टी रोल भूमिका, मैन्युवरलिटी, स्पीड, हर तरह के युद्ध करने के लिए जो है ये दोनों महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों कई बार लगभग एक जैसे मिलते हैं। हालांकि जो फ्रिगेट होती है उनका क्षमता, उनकी डिस्प्लेसमेंट पावर थोड़ी कम होती है, डिस्ट्रॉयर की ज़्यादा होती है। तो बाकी ये है, और ये नीलगिरी श्रेणी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत इसमें 7 फ्रिगेट बनाए जाएंगे और इसका ये पहला है। यानी जो शिवालिक श्रेणी का एडवांस वर्जन है प्रोजेक्ट 17-1, उसका पहला है नीलगिरी श्रेणी। और इसी नीलगिरी श्रेणी के अन्य जो है ये 6 जो है और भी मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई और गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है। जो 6 और है, अगर हम उनके बारे में देखें तो वो हिमगिरी रहेंगे। जब उनका नाम आएगा तो आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस बिंदगिरी होगा और नीलगिरी उसका पहला होगा। तो ये बाकी 6 जो है नीलगिरी श्रेणी के जो है स्टील्थ फ्रिगेट होंगे। और इसकी जो आईएनएस नीलगिरी है, इसकी कील यानी शुरुआत इसकी की गई थी 28 दिसंबर 2017 को और ये जहाज 28 सितंबर 2019 को पानी में उतार दिया गया था और पिछले साल ये जो है पिछले साल अगस्त में इसे समुद्री ट्रायल के लिए कर दिया गया था और हाल फिलहाल में यानी 20 दिसंबर को नौसेना को इसकी डिलीवरी हुई थी और 15 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इसे नौसेना को सौंप दिया। तो देखिए 17 से लेकर 25 के बीच में कई सारे चरण में ये हो गया है और बाकी की जो चीजें बन रही है ये भी बड़ी तेजी से बन रहे हैं और जल्दी से जल्दी ये भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। अगर हम इसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये जो मल्टी मिशन फ्रिगेट है ये ब्लू वाटर वातावरण में यानी कि डीप सागर में यानी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर के क्षेत्र में ये हमारे तट से दूर गहरे समुद्र में संचालन करने में सक्षम है और पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह से खतरों से निपट सकता है। ये मल्टी रोल जो है भूमिका में रहता है, इसमें हथियार भी ऐसे हैं। इसके कारण ये सतहरोधी यानी सतह से जो हमले हो रहे हैं उसके लिए भी ये लैस है, वायुरोधी हवा से भी एंटी शिप मिसाइल या एंटी एयर जो डिफेंस सिस्टम से है इसके लिए भी है, और पनडुब्बी रोधी यानी तीनों तरह के सतह से हमला हो रहा है अगर कोई, उसके लिए भी ये तैयार है। अगर हवा से कोई हमला हो रहा है तो उसके लिए भी तैयार है। और यहां तक कि पनडुब्बी और शिप से तो चलो ठीक है, पनडुब्बी से भी हमला हो रहा है तो उसके लिए भी ये लड़ने में सक्षम है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है, ब्रह्मोस भी लगा है इसमें। मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल भी है, 76 मिलीमीटर की उन्नत तोप है, रैपिड फायर क्लोज इन हथियार प्रणालियों से ये सुसज्जित है। यानी एक तरह से ये एक घातक वारशिप है जो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा और इसी तरह की 6 और वारशिप हमारे यहाँ पे तैयार हो रही है। और सबसे खास बात, ये हमारे इंडिजीनियस है, पूर्णतः तो नहीं है लेकिन ज्यादातर ये इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलप है। अब अगला आता है आईएनएस सूरत। ये फ्रिगेट सीरीज से थोड़ा सा बेहतर माना जाता है, बड़ा माना जाता है। फ्रिगेट तो लगभग ज्यादातर नौसेनाओं के पास है, हालांकि माना जाता है कि सबसे ज्यादा फ्रिगेट जो है चीन के पास है और डिस्ट्रॉयर जो है कुछ ही देशों के पास है, सारे देशों के पास डिस्ट्रॉयर नहीं है, उनसे थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। हालांकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉयर जो है अमेरिका के पास है, उसके बाद चीन के पास है। तो खैर हमारे पास भी धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनको मिडिल पावर बनना है, पहले जो सुपर पावर है उनके पास तो जाहिर सी बात है, जिनको मिडिल पावर बनना है वो भी बढ़ा रहे हैं। हमें भी रीजनल पावर बनना है और अपने जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ऐसे में हम भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। और कहीं ना कहीं ये जो नेवी का हमारा बल नहीं दिया, हमारा जो है नेवी पर हमारे द्वारा ट्रेडिशनली ध्यान नहीं दिया गया, उस पर अब ध्यान देने की जो पिछले ये अभी जैसे जो चीजें अभी आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी ये इसका हुआ होगा, ये पिछले 10-12 साल 10 साल के पहले से ये शुरुआत है, 10 साल 12 साल। जैसे इसकी प्रोजेक्ट तो 2011 से ही बननी शुरू हो गई थी, लेकिन जिस पैमाने पर, जिस बड़े पैमाने पर जो है इंडक्शन हो रहा है, जिस तरह से हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज दिखा रही है कि भारत अब अपने नौसेना को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प है। और क्यों ऐसा हो रहा है थोड़ा सा हम वो भी बताएंगे लास्ट में।
देखते रहिए। देखिए प्रोजेक्ट, ये जो आईएनएस सूरत है, ये प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोर्मुगुआ और आईएनएस इंफाल के बाद है, यानी 3 इसी तरह के और हैं, और ये चौथा है। इसे 3 वर्षों में ये 3 और जो कमीशन किए गए थे, ये 4 अंतिम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है हमने शामिल कर दिया। आईएनएस विशाखापट्टनम श्रेणी का ही है एक तरह से, आईएनएस सूरत भी है, और ये भारतीय नौसेना का आईएनएस सूरत के बारे में खास बात ये नोट कर लीजिए, प्री के लिए संभव इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, कि ये भारतीय नौसेना का पहला एआई सक्षम युद्धपोत है, यानी पहला वारशिप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल है या जो इनेबल्ड है, वो है आईएनएस सूरत। ये डिस्ट्रॉयर है और अपनी परिचालन दक्षता को कई गुना बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एआई समाधानों का ये उपयोग करेगा। यानी आईएनएस सूरत जो है फर्स्ट इंडियन वारशिप जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, वो भी इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसके बारे में देखा जाए तो पिछले दशक में 15A कोडने वाली परियोजना के तहत कोलकाता श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई को नौसेना में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद उसका एडवांस वर्जन 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इसकी डिजाइनिंग इन हाउस हुआ था, निर्माण MDL मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई द्वारा शुरू किया गया था, और 4 जहाज का है, आईएनएस विशाखापत्तनम, कोच्चि, चेन्नई और सूरत। तो ये सॉरी चेन्नई नहीं, उसका नाम थोड़ा अलग अलग है, मैं भूल रहा हूं। हाँ, विशाखापत्तनम, मोर्मुगुआ और इंफाल के बाद आईएनएस सूरत जो है इस श्रेणी के तहत इसमें शामिल कर लिया गया है। डिस्ट्रॉयर के बारे में माना जाता है कि ये युद्धपोतों की एक श्रेणी है जिसमें हाई स्पीड होता है, मैन्यूवरिटी होती है, अधिक प्रहार क्षमता होता है, और जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार के नौसैनिक अभियानों, मुख्य रूप से आक्रामक की एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। इसमें आधुनिक सेंसर और संचार सुविधा होती है, यानी ये नेटवर्क सेंटर युद्ध के लिए भी ये तैयार रहते हैं। इसकी विस्थापन क्षमता 7400 टन है, 164 मीटर की कुल लंबाई वाला एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये मल्टी रोल मंच है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जहाज रोधी मिसाइल, टारपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। ये जो है कहीं ना कहीं 30 समुद्री मील या 56 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल भी सकता है। इसमें गैस टू गैस जो है 4 टारपीडो वाला इंजन, गैस टू गैस इंजन लगा है, 4 प्रणोदक वाला इंजन लगा है, और ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है, जो कि एक अच्छा खासा स्पीड माना जाता है। हालांकि दुनिया में एक नाम नहीं याद आ रहा है, उसकी स्पीड जो है 89 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, लेकिन खैर ये भी स्पीड कम नहीं आती कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रॉयर है इसी जो है 25 से 30 किलोमीटर, 35 मील, या आप मान सकते हैं 50 से जो है 60-65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। अगला जो इसी में एक शामिल किया गया है वो एक सबमरीन है, एक अटैक सबमरीन है। सबमरीन भी मोटे तौर पे 2 तरह की होती हैं, एक अटैक सबमरीन और एक स्ट्रेटेजिक सबमरीन। तो जो स्ट्रेटेजिक सबमरीन होती हैं उनको आप सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहते हैं। वो एक्चुअल में वो आप न्यूक्लियर कैपेबल ही हैं, हमारे पास भी है, जिसमें हम अपने आर्यहंत, अरिघात और इस तरह के अर्धमन क्लास की, जिसमें हम अपने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ न्यूक्लियर कैपेबल करके न्यूक्लियर ट्रायड के रूप में हम उनको रखते हैं। लेकिन बाकी जो ज़्यादातर पनडुब्बियाँ होती हैं वो अटैक सबमरीन होती हैं। अटैक सबमरीन में क्या होती है कि वो एंटी सबमरीन वारफेयर शिप में और इसलिए आक्रामक रूप से होती है, और इसके लिए जो है इसमें परमाणु वाली भी होती है और हमारी डीजल सबमरीन भी होती हैं। तो परमाणु के रूप में हमने रूस से एक लिया था, हालांकि उसको लौटा दिया है, फिर भी हम उस पे काम कर रहे हैं, बनाने के काम कर रहे हैं। हाँ, डीजल सबमरीन जो है, डीजल अटैक सबमरीन के रूप में हमने फ्रांस के साथ जो है समझौता किया था स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का, और उसी को प्रोजेक्ट 15 के तहत जो है ये निर्मित है। तो देखिए आईएनएस वागसीर जो है हिंद महासागर की एक सैंडफिश होती है, उसी के नाम पर इसका नाम है आईएनएस वागसीर, और पहले भी पोत रहे हैं, उन्हीं के नाम पर फिर से किया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित आधुनिक स्टील्थ कलवरी क्लास की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी है। ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी है, अंतिम पनडुब्बी है। इसका डिजाइन स्कॉर्पियन क्लास पर आधारित है, इसमें फ्रांस की कंपनी भी है और एक और देश है, नाम नहीं याद आ रहा है। हमें यह जानना है कि ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है। ये डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम है और मुख्य रूप से हमलावर या हंटर किलर पनडुब्बियां हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें दुश्मन के नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाकर डुबोने के लिए डिजाइन किया गया है। डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ये है कि इसका डीजल इंजन जो है वो पहले
इलेक्ट्रिक स्टोर कर देता है बैटरी, फिर उस बैटरी से सबमरीन चलता है। और डीजल इंजन के लिए जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अभी इसके लिए ऑक्सीजन के लिए हमें एक बार जो है ऊपर आना पड़ता है, डीजल इंजन चला के बैटरी चार्ज कर लेती है, फिर बाकी वो बैटरी से सारा उसका काम चलता है। लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम भी लगा हुआ के लिए सक्षम है, जिसे 2026 तक नौसेना का डीआरडीओ के साथ मिलकर बना रहा है, जो उसे लगाया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा कि जो अभी रोज हवा के बाहर पानी के बाहर आके ऑक्सीजन के लिए जरूरत पड़ती है, वह वो एक साथ ही स्टोर कर लेगा, तो उसके साथ जो है लगभग एक सप्ताह तक जो है वो स्टील्थ बना रहेगा, यानी उसकी स्टील क्षमता और बनी रहेगी। तो जितने देर डीजल चलता, डीजल चलेगा तो आवाज करेगा, फिर अगर हमारी बैटरी स्टोर हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिक चलता है, इसलिए काफी साइलेंट है। इसीलिए अधिकारियों का कहना है कि ये जो बॉक्सीर है ये दुनिया की सबसे शांत और मल्टी रोड डीजल इलेक्ट्रिक क्लास की पनडुब्बियों में से एक है। यानी ये काफी शांत है, और इसको ये तो नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इतना शांत है, लेकिन हाँ काफी शांत है। और एयर प्रोपल्शन सिस्टम, जब इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इसमें लग जाएगा तो ये और ज्यादा हमारे लिए स्टील्थ हो जाएगी। ये एंटी सरफेस वारफेयर के लिए, एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, टोह लेने के लिए इसको किया जा सकता है। इसमें वायर गाइडेड टारबिटो है, एंटीसिप मिसाइलें हैं, उन्नत सोनार सिस्टम है, और इसमें ऐसा मॉड्यूल भी है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को भी लगा सकता है, जिससे 2026 तक लगाने की बात है। वर्तमान में कलवरी वर्ग की जो पनडुब्बियां, उनका नाम जो रिटायर हो चुकी कलवरी नामक पनडुब्बी है उसके वर्गों में किया, उसके नाम पे ही किया गया था। और ये भारत की कुछ प्रमुख डिस्ट्रॉयर रही हैं इंडिपेंडेंट के बाद, स्वतंत्रता के बाद, उसी के नाम पर कलवरी था। तो जो जैसे हमारा आईएनएस जो है विक्रांत बहुत पहला वारफेयर था जो ब्रिटेन से था हमारे पास, उसी के नाम पर हमने जब अपना खुद का बनाया तो विक्रांत रखा। विक्रमादित्य तो खैर रूस से हमने किराए पे लिया है। तो इस तरह की चीजें इसमें की जाती रही हैं। अब ये प्रश्न है कि इन तीनों युद्धपोतों के साथ कमीशनिंग का महत्व क्या है। देखिए, जिस दौर में अभी हम चल रहे हैं, मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा हम आगे बताएंगे। देखिए, भारत या दुनिया की कोई भी ताकत हो, मैं जब भी नवल वाला बताता हूं तो मैं एटी महान का नाम जरूर लेता हूं, क्योंकि नौसेना या समुद्र शक्ति वाला जो भी कोई व्यक्ति होगा, एटी महान को जरूर ही वो जानता होगा। वो उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं ना कि आप उसके लिए गीता बाइबल मान लो। नौसेना के लिए उनका एक सिद्धांत है नवल पावर। उनका कहना है कि जो समुद्र पे शासन करेगा वो दुनिया पे शासन करेगा। और एक भी सिद्धांत एक और ही है कि 21वीं सदी हिंद महासागर की होगी। वो हालांकि ब्रिटेन के लिए थे, ब्रिटेन के लिए दिए थे, 14वीं 15वीं शताब्दी में थे, उन्होंने ब्रिटेन के लिए दिया था, लेकिन उसको अपना लिया अमेरिका और दूसरा अपना लिया चीन। चीन भी उसी तरह से चल रहा है, अमेरिका भी उसी तरह से चल रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया, पृथ्वी का जो अगर आप देखें पूरा, तो जमीन कम है, पानी ज्यादा है, और पानी आपस में मिला हुआ है। और दुनिया का ज्यादातर व्यापार, खासतौर से जो भारी व्यापार होता है, वो पानी के रूप में होता है। और सागर, ब्लू, खासतौर से ब्लू सी, अब मिनरल्स के लिए भी, अन्य चीजों के लिए भी बहुत बड़ा स्रोत होते जा रहे हैं। यानी ब्लू इकोनॉमी का जितना महत्व बढ़ता जा रहा है, हमारे सागर की सुरक्षा और उसके लिए सागर पावर के रूप में नेवी का महत्व बढ़ता रहा है। एटी महान भी कहा कि किसी भी देश की नेवी उतनी ही शक्तिशाली होगी जितना उस देश का सी पावर होगा, यानी समुद्री पावर। भारत के लिए क्या था कि शुरू में हम सी पावर, यानी देखिए जो भी यूरोपीय शक्तियां आए थे वो नौसेना के थ्रू ही तो आए थे और हम पे कब्जा कर लिए, क्योंकि वो समुद्री पावर थे। उन्होंने समुद्र को किया, और हमारे यहाँ पे पहले समुद्र को लागना कह सकते हो कि धार्मिक दृष्टि से, हालांकि जो भी हो, धीरे धीरे हमने समुद्र के महत्व को समझना शुरू किया है। हम समुद्र में डीप सी माइनिंग शुरू करना चाह रहे हैं। हिंद महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण ही है, हिंद महासागर क्षेत्र में पहला सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे समुद्र के क्षेत्र में हमारे व्यापारिक जहाजों का आवागमन बढ़ेगा, वैसे वैसे उनके पीछे पीछे हमारी नौसेना भी जानी चाहिए। और ये सिद्धांत है, और इसीलिए भारतीय नौसेना पर अब बहुत बड़ा बल दिया जाने लगा है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है चीन, वो इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी नौसेना माना जाता है। और कहीं न कहीं मलक्का स्टेट के कारण वो हमसे जो हमें उससे वरीयता मिली है, या हमें जो उसमें कहते हैं उसको एक बार्गेनिंग चिप है, वो अपनी बेहतर नवल पावर के दौरान हम उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है। और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारे नवल पावर को बढ़ाने के लिए
प्रेरित कर रही है। इसीलिए आप देखे होंगे कि सरकार ने बहुत तेजी से नवल पावर पे वो काम किया। हालांकि मॉडर्नाइजेशन का प्रयास, इंडियनाइजेशन का प्रयास हर तरफ हो रहा है, लेकिन नवल पावर तेजी से हो रहा है। उसके पीछे जो एक वजह रही है कि हमने वो मटेरियल ढूंढ लिया, हमने वो कंपोजिट मटेरियल स्वदेशी रूप से बनाने में हम सक्षम हो गए हैं, जिससे वारशिप बनता है। और जैसे ही हमने विक्रांत बना के दे दिया, उसके बाद यह तय हो गया कि भारत अब नवल के क्षेत्र में, नवल पावर के, नवल जो है शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में महारत हासिल कर लेगा। ये चीजें अभी हमें वायुसेना के रूप में नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास इंजन की प्रौद्योगिकी अभी नहीं है। तो इसलिए नौसेना का आप बहुत तेजी से देख रहे होंगे, हर साल मतलब 2-3 साल, हर साल 2-3 जो है इस तरह की शिप आ रही है। और इस बार तो 3 वारशिप एक ही साथ जो है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने नौसेना को सौंप दिया है। इसके महत्व को देखिए तो देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यह पहली बार है कि एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी एक साथ भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। और यह गर्व की बात है कि तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म भारत में बने हैं। भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबसे प्रतिक्रिया देने वाले देशों के रूप में उभरा है। भारतीय नौसेना ने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाल के दिनों में सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, हजारों करोड़ रुपए के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय माल को सुरक्षित किया है, जिससे भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल में वैश्विक विश्वास बढ़ा है। और वो कह रहे हैं कि सैन्य और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों से तीनों जहाज के कमीशन का जोहरा महत्व है। इसी तरह से एक नेवल वेटरन का कहना है कि ये 3 जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल करना नौसेना के लिए आवश्यक बल स्तर को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है, जो किसी भी क्षेत्रीय खतरे के खिलाफ एक दुर्जय निवारक बन सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो देखिएगा जितनी तेजी से हम नवल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो देखिए, उस पर सीधी सी बात है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसके कई सारे कारण हैं, हमें उनमें नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी, हमारा अर्थव्यवस्था का आकार कम होना, है ना, आदमी जितनी जरूरत रहती है उतना ही काम करता है। लेकिन हाँ, अब हमने तेजी से प्रगति शुरू कर दी है और नौसेना पे हमारा बल, जो कि एक छूटा हुआ क्षेत्र था, उस पे हमने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया। अब अगर ताकत की दृष्टि से देखेंगे तो भारतीय नौसेना दूसरे तीसरे में आती है। एयर जो है, एयर पावर में भी बल्कि दूसरे तीसरे के ही आती है, लेकिन नौसेना में हम बहुत पीछे हैं। ऐसे में अब नौसेना पर भी बल हमारा दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक सराहनीय प्रयास है। ठीक है, अगला देखिए, अगला न्यूज है वो मध्यपुर से है। हालांकि इसको मैं कल ही पढ़ा चुका हूं, इसके डिटेल उसमें क्या क्या होगा। आज मुद्दा कुछ दूसरा है। मुद्दा ये है कि अभी एक कहावत है ना, न सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। अभी समझौता हुआ नहीं है, हालांकि ये सहमति बन गई है कि इजराइल और हमास इसको लागू करेंगे और 19 जनवरी से ये लागू होगा। अब वो कैसा क्रियान्वित होगा, क्या होगा, क्योंकि एक समझौते हमने देखे हैं, कई समझौते हुए, फेल हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी क्रेडिट को लेने के लेकर जो है इन दोनों लोगों में होड़ मच गई है। ये 19 जनवरी तक हैं और ये 20 जनवरी को आ रहे हैं। और ये दोनों लोगों का कहना है कि ये जो समझौता हुआ है, इजराइल और हमास का जो संघर्ष विराम समझौता हुआ है या होने वाला है, उसमें हमारा श्रेय है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है। आइए जरा सा इनको भी समझते हैं और ये देखते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्यों ये दोनों लोग कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम हमारा योगदान है, ये कह रहे हैं हमारा योगदान है, और इसका क्षेत्रीय वहां के लोकल राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चर्चा में देखिए, हमास और इजराइल ने संघर्ष विराम, गाजा में संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई है और मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि यह 19 जनवरी से प्रभावी होगा। इसमें कतर, मिस्र और अमेरिका प्रमुख भूमिका में थे इस समझौते के लेकर। और इस समझौते को 3 चरणीय समझौते के रूप में है। कल का आप वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 3 चरणीय समझौता है, जिसमें धीरे धीरे करके इजराइल अपनी सेना को वापस करेगा और हमास बदले में बंधकों को रिहा करेगा, और उस बंधकों के बदले में भी इजराइल जो है फिलिस्तीनी लोगों को जो उसके कैदों में बंद हैं, उसको कैद में बंदी हैं, उनको भी छोड़ेगा, बड़े पैमाने पर छोड़ेगा। यानी एक पर आप मान लीजिए कि एक कैदी पर जो है, एक बंधक पे 30 कैदी है, और अगर महिला का बंधक है तो उस पर तो 50 कैदी, महिला सैनिक है तो उस पर 50 के आसपास आएगा आंकड़ा। ठीक है, लेकिन जो मेन बात है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप
15 जनवरी को गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को श्रेय ले रहे हैं। ट्रंप ने तुरंत कहा कि वही समझौते के पीछे प्रेरक शक्ति हैं, जबकि जो बिडेन ने जोर देकर कहा कि अब मई के अंत में उनके द्वारा निर्धारित, यानी पिछले साल जून में जो उन्होंने एक समझौता निर्धारित किया था, देखा जाए तो समझौता उसी पर आधारित है। तो ऐसे में ये दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई समझौता तो हमने कराया है। आइए देखते हैं क्या मामला है, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते को कैसे प्रभावित किया। देखिए, जो बिडेन कह रहे हैं तो कह भी सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका के अभी वो राष्ट्रपति हैं और उनके पास पूरा ताकत है, पूरा अधिकार है और ये कहने का कि उनके द्वारा ये किया गया है। ट्रंप क्यों कह रहे हैं या ट्रंप को क्यों श्रेय दिया जा रहा है, उसके पीछे वजह है। कैसे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने धमकी दी थी कि ये समझौता मेरे आने के पहले हो जाना चाहिए, नहीं मैं वो सब कुछ कहूँगा। लेकिन जो लोग बताते हैं कि उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि ट्रंप ने कतर पे, जो उनका प्रमुख रणनीतिक सहयोगी है लेकिन वो दोहरी भूमिका में गड़बड़ था, कतर को भी हिंट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को भी हिंट कर दिया था, क्योंकि हमास की तो स्थिति वो ऐसी है कि वो चाह रहा था समझौता हो जाए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री और खासतौर से उनके जो घोर दक्षिणपंथी सहयोगी हैं वो इस समझौते के लेकर जो है सक्षम नहीं थे। लेकिन ट्रंप ने साफ साफ, चूंकि ट्रंप बड़े साफ साफ कहने के आदी हैं, उन्होंने साफ साफ हिंट दे दिया था कि या तो हमारी बात मान के समझौता कर लो और हमारे साथ जो संबंध है उसको महत्व दो, या तो समझौता नहीं करो तो हमारे आपके संबंध भी क्या। तो ऐसे में इजराइल ने बुद्धिमानी दिखाई, बेंजामिन नेतन्याहू ने बुद्धिमानी दिखाई और ट्रंप के इस फैसले के साथ गया, क्योंकि उसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं और कहीं ना कहीं ये एक बेहतर चीज भी है। और इसीलिए ये माना भी जा रहा है कि ट्रंप का योगदान है इस समझौते में, क्योंकि अगर ये समझौता नहीं होता तो देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते के लिए ट्रंप और बिडेन दोनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने दोनों से बात की, हालांकि उन्होंने नेतन्याहू ने सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्रपति ट्रंप की यानी जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा को आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, इस बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है और उन्होंने उसके लिए जो है धन्यवाद भी दिया है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बिडेन को भी धन्यवाद दिया है कि उनके पहल से जो है ये चीजें होने में सफल हुआ है। अब हम जो देखते हैं कि इसका जो युद्ध विराम समझौता ये क्षेत्रीय तनाव को कम कैसे करेगा। देखिए, जैसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, जो नए लोग हैं, कल जिन्होंने नहीं वीडियो देखा होगा, वैसे तो देख लें तो ज़्यादा डिटेल में वहाँ पता चल जाएगा, फिर भी बता देते हैं कि पिछले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बर्बरतापूर्व आतंकवादी कृत्य करते हुए इजराइल पर हमला किया था, जिस दौरान जो है 1200 से ज़्यादा इजरायली मारे गए थे, उसमें महिलाएं, बच्चे, और बड़े विभत्स तरीके से वो किया गया था। सिर्फ संख्या ही नहीं, जिस तरीके से किया गया था वो भी, और लगभग 250 से 300 लोगों को बंधक बना लिया गया था हमास के लोगों द्वारा, इजरायलियों, और उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे। इसके बाद 8 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पे जवाबी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई की और एक तरह से देखा जाए तो पूरे गाजा शहर को खंडहर बना दिया। गाजा के खंडहर की स्थिति यह है कि अगर उसको सही करने में ही उसको सालों लगेंगे, करीब कम से कम 10 साल लगेंगे उस खंडहर को साफ करने में। और गाजा में रहने वाले जो 23 लाख लोग थे वो एक इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से उस तरफ कर डाला इजराइल ने। उसमें से 46,000 से, जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय वो 46 कहता है, लांसेट कहता है 64,000 लोग मारे गए, जिसमें से 17-18,000 हमास के कैडर भी हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ें उसमें हुई थी। और ये युद्ध सिर्फ यही नहीं था, इसने जो है फिलिस्तीन के लिए, जो फिलिस्तीन का जो वेस्टर्न बैंक है वहाँ पे, लेबनान में, सीरिया में, इराक में, और ईरान और जो है इजराइल के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष, ये वो सारी चीज़ों को करके कहीं ना कहीं पूरे मध्य पूर्व को एक बारूद का एक ढेर पर जो है तिनगारी वाला स्थिति बना दी थी। अगर ऐसे में ये समझौता होता है तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर है, और साथ ही साथ इसके समझौते से मानवीय सहायता में भी वृद्धि करने का मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब प्राथमिकता इस संघर्ष के कारण होने वाली भारी पीड़ा को कम करने को है। रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों इस तरह के लिए पहल कर रहा है कि इससे जो होने वाली हानि को कम से कम किया जा सके। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण है। अब बस वही है कि यदि ये समझौता सफल होता है तो, लेकिन उम्मीद है सफल हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के बाद में देखिए ट्रंप की बातें क्या है ना, ट्रंप अगर आपसे कोई चीज़ कहता है तो वो आपको बेहतर विकल्प भी देता है, कि वो ये नहीं कि आप मेरी बात मान लो, नहीं, वो आपको विकल्प भी देगा कि वो नहीं, हम ऐसा नहीं, अगर ये नहीं करते हैं आप हमारी बात मानो तो बदले में हम आपको देंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान पे प्रतिबंध लगाया, तगड़ा प्रतिबंध लगाया। भारत तेल लेता था, पता था, ट्रंप ने कहा कि हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप वहां से तेल मत लो,
भाई अब कि भारत कहां से फिर तेल कहां से लेगा, कोई बात नहीं, कहा कि आप हमारे यहां से तेल ले लो, और वो अपने यहां से तेल देने लगा। तो वो विकल्प भी देता है, सब जिससे वार्ताकार होते हैं उनसे वो विकल्प भी देता है ताकि उनकी बात लोग माने। लेन देन होता है, ये उस लेन देन ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का है। तो निश्चित रूप से बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव भी डाला होगा और बदले में कुछ ऐसा ऑफर किया होगा कि जिसको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को फायदा होगा। तो उम्मीद है कि ये समझौता इंप्लीमेंट हो जाएगा, बाकी फिर जो भी आगे होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए तीसरा समाचार है वो ये है कि ये तराजू देखिए, डॉलर झुक रहा है, रुपया ऊपर हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसके कारण एक गंभीर मुद्दा हो गया है, क्योंकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले, अन्य करेंसियों के मुकाबले नहीं, डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पे या नीचे जो है कम मूल्य पे पहुंच गया है। लगभग 86 रुपया प्रति डॉलर हो गया है, 86 रुपये से ज़्यादा हो गया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से स्थिति चल रही है, ये 90 से लेकर 95 रुपये तक एक डॉलर पहुंच सकता है। इसके कुछ जो कारण है वो ये है कि इसके पहले के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो सेमी फिक्स्ड रेट मार्केट जो है एक्सचेंज के तहत जो है मार्केट से वो डॉलर को खरीद के वो कहीं ना कहीं अपने रुपए को मेंटेन रखे हुए थे, जिसके कारण जो फ्लो होना चाहिए था वो एक बार में नहीं। जबकि जो वर्तमान या नए जो आरबीआई गवर्नर है वो चाहते हैं कि रुपया डॉलर के साथ, मार्केट के साथ वो एडजस्ट हो जाए। शॉर्ट टर्म झटका लगेगा लेकिन बाद में ये बेहतर हमको लाभ देगा। तो ऐसे में हम इसको पूरी तरह से समझेंगे कि क्या क्या कारण है, उसका क्या क्या फायदा होगा अर्थव्यवस्था को, क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी समझेंगे कि ये जो डॉलर के वनस्पति रुपया है इसका फ्यूचर क्या है, ट्रंप के शासनकाल में इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो तेजी से गिरावट देखी गई है इसमें ट्रंप का वहां पे सत्ता में आना और उनकी नीतियों को भी माना जा रहा है, जिसके कारण डॉलर का सभी मुद्राओं के साथ जो है उसकी कीमत बढ़ी है। जबकि उन और मुद्राओं की तुलना में देखा जाए तो भारतीय रुपया डॉलर के टर्म में सबसे कम हुआ है, लेकिन हाँ कम तो हुआ है। तो आइए देखते हैं पूरा मुद्दा चर्चा में क्यों है। देखिए 14 जनवरी को डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया जो 86.6475 है। इसको आंकड़े हमें नहीं जानना है, ये और 86 पहुंचा बल्कि 90-95 तक जाने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। और 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले डॉलर में मजबूती और आ सकती है, ये बात भी कहा जा रहा है। और आरबीआई इसके पहले रुपए के इस अवमूल्यन को रोकने के लिए वो क्या करता था कि मार्केट से डायरेक्ट तो इंटरफियर नहीं कर सकता था, वो मार्केट से क्या करता था, डॉलर को बेच देता था। जब डॉलर बेच देता था तो डॉलर की उपलब्धता हो जाती थी, जिससे कहीं ना कहीं आंशिक रूप से वो फिक्स्ड चार्ज ही करता था। हमारा रुपया चालू खाते पे फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन फिर भी मार्केट इंटरवेंशन के जरिए, खरीद बिक्री के जरिए जो है आरबीआई एक तरह से सेमी या क्वासी इंटरफेरेंस तो फिक्स रेट रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये मानना है कि अब इस पे ये धीरा कर रहा है, क्योंकि राइटर्स बता रहा है कि आरबीआई अपनी मौजूद वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच घरेलू मुद्रा बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का कम उपयोग करने का है कि अब उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। ये ऐसा नहीं कि जब नहीं तब हम इंटरफियर करने लगे। कारण क्या है, क्यों कमजोर हो रहा है, तो उसमें 3 कारण ट्रोकिया माना जा रहा है। अमेरिका की बेहतर आर्थिक नीतियां या अमेरिका में डॉलर का मजबूत होना, वैश्विक स्तर पे जो घरेलू अनस्टेबल स्थितियां हैं जिनके कारण पेट्रोलियम पदार्थों में कीमतों की वृद्धि होना, और जो हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं उनका बहिर्गमन, और उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का भी योगदान है। तो मोटे तौर पे आप इसे देखा जाए कि अमेरिका में बेहतर आर्थिक परिदृश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। देखिए अमेरिका में बेहतर आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक्स परिदृश्य के बीच अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है, और साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भी दरों में मामूली कटौती करने के कारण अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी, यानी अमेरिकी जो बॉन्ड है उसमें भी उछाल हुआ है, तो लोग उसमें और ज्यादा तेजी तरफ से जा रहे हैं। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो भारत जैसे विकासशील देश है वहां से पूंजी बाहर निकल रही है। और जो नई अमेरिकी सरकार बन रही उसकी नीतियों के बारे में भी अनिश्चितता ने भी रुपए की गिरावट में योगदान दिया है कि आगे कैसी नीतियां होंगी। इससे अच्छा है कि जरा सेफ खेलो, डॉलर की तरफ चलो, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर को लेकर एक मजबूत अपनी नीति बनाई है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में भी अस्थिरता है, भू राजनीतिक तनाव है, रूस यूक्रेन युद्ध है, मध्य पूर्व संकट है, लाल सागर शिपिंग मुद्दे है, और भी सारी चीजें हैं जिनके कारण
तेल की कीमतें अस्थिर हैं, इसने भी जो है कहीं ना कहीं रुपए में गिरावट में योगदान दिया है। अब इस जो गिरावट होता है उसके बावजूद भी हम ये मत सोचे कि हमारा रुपया गिर रहा है। इसमें ज्यादातर क्या है कि रुपए, दुनिया की सभी, डॉलर को छोड़कर, डॉलर के मुकाबले दुनिया की जब सभी मुद्राएं गिर रही हैं, इसका मतलब है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया के सबसे स्टेबल मुद्रा के रूप में अभी भी बना हुआ है। एसबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि आज तक रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले लगभग 3% कम हो चुका है, जो अन्य देशों की तुलना में अभी भी सबसे निचले स्तर पे है। और ऐसे कैसे हुआ कि 2024 की पहली छमाही में रुपये को मदद करने के लिए कि हमारा जो बॉन्ड है, वैश्विक बॉन्ड में हमारा भारतीय बॉन्ड सूचकांक हो गया, जिससे काफी मात्रा में हमारे यहाँ इनफ्लो हुआ, कैपिटल इनफ्लो हुआ, जिसने कहीं ना कहीं इसको मैनेज रखने में मदद मिली है। तो भारत का रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन वो इसलिए क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसको समझने की हमें जरूरत है। अब जब अर्थव्यवस्था, ये डॉलर के रूप में रुपया गिर रहा है, यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये कहना कि रुपया गिर रहा है, आपको कहना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, क्योंकि अन्य मुद्राओं के सापेक्ष तो उसकी बेहतर स्थिति बनी हुई है। लेकिन डॉलर प्रमुख मुद्रा है, उसमें गिर रहा है। उसमें जो नकारात्मक प्रभाव ये आएगा कि आपका आयात बिल, यानी जो वस्तुएं आप आयात करते हैं वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयातक को हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। तो हम रुपये को से खरीद के डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की कीमत ज्यादा होगा, यानी हमें ज्यादा, कोई आयात पहले अगर देखा जाए 100 रुपए में पड़ता था, या आप ऐसे सोचो कि कोई $1 की चीज हम लाते थे, आज भी वो $1 की होगी, तो भी हमें पहले जो उसके लिए 80 रुपए देना पड़ता था, आज 86 रुपए देना पड़ेगा। तो अपने आप वो चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएगी, और इसके कारण हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ा सकता है। क्यों? खाद्य तेल, दालें, उर्वरक, तेल, गैस के आयात की लागत बढ़ जाती है, और आयात पर निर्भर क्षेत्र जैसे ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, परिवहन, इनमें नकारात्मक रूप से ये प्रभावित हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभाव तेल और गैस के आयात पर पड़ेगा, क्योंकि हम निर्भरता कच्चे तेल पर 85% है। हालांकि जहां तक कि रूस और भारत के आयल संबंधों की बात है, एक पर्टिकुलर से ज्यादा हम उसमें रुपए रूबल में भी करते हैं, डॉलर में भी करते हैं, तो वो कुछ हद तक हमें रोकने की कोशिश करेगा उस जो है नुकसान को। लेकिन वह भी एक लंबी समस्या है कि अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में कुछ और प्रतिबंध लगाए, जिसके साथ ये लग रहा है कि मार्च के बाद हमारा रूस के साथ तेल का निर्यात कम हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर विदेशों से कोई धन जुटाने वाली कंपनियां हैं, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो है डॉलर जो है के मुकाबले रुपया सस्ता हो रहा है। जो लोग विदेशों में अध्ययन करते हैं, अब उनको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, वही उतना ही डॉलर में हम उनको अब ज्यादा रुपया करना पड़ेगा। जो भारतीय विदेश जा रहे हैं यात्रा करने, घूमने फिरने, अब उन्हें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर के बदले रुपये के मूल्य कम हो गया है। कमजोर रुपया अधिक महंगा आयात लाएगा, और इसके कारण देश में मुद्रास्फीति भी आ सकती है। जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो तेल, जाहिर सी बात है, उससे जुड़ी जो चीजें होंगी, जैसे कोई भाड़ा बढ़ सकता है, कुछ भी बढ़ सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। और जब यह मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि दर जो है कमी होने का संभावना है, क्योंकि अभी जब रुपया कमजोर होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। जब मुद्रा यानी महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई का काम क्या है? वो टाइट मुद्रास्फीति रखेगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि नए गवर्नर जो है कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को, वृद्धि दर को बढ़ावा रखने के लिए थोड़ा सा ब्याज दरों में ढील दे सकते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने से वो चीजें प्रभावित हो सकती है, जिससे हम जो ग्रोथ रेट के लिए उम्मीद कर रहे थे कि वृद्धि दर बढ़ेगी, महंगाई दर को जो है ब्याज दरों में कमी के कारण, वो फिर से प्रभावित हो सकता है। तो ये नकारात्मक चीजें आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक होंगी, कुछ सकारात्मक चीजें भी होंगी। सकारात्मक चीजें ये होंगी कि इससे आपके निर्यात कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जैसे आप पहले कोई चीज आपका 100 रुपए का यहाँ पे है, या आप मान लो 80 रुपए का यहाँ पे है, यानी वो $1 का पड़ता था। अब $1 में बाहर जाता था, अब वो 85 रुपए में $1 हो गया। यानी कि अगर पहले यानी कि उसकी कीमत अब $1 से कम में ही, 80 रुपए की चीजें $1 से कम में ही अब बाहर चली जाएगी। यानी कि आपका जो निर्यात है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ऐसे में भारत जो है निर्यात को मदद मिलेगी, सस्ते आयात विकल्पों से भी घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा होगी। जो अमेरिका डंपिंग करता था, ढेर सारा सस्ता आयात लाके डाल देता था, उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि वो महंगा हो जाएगा, फिर हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कॉम्पिटिटिव हो जाएगा।
ऐसे में निर्यात राजस्व में सुधार से फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और आईटी क्षेत्रों को लाभ होगा, क्योंकि ये निर्यात केंद्रित क्षेत्र हैं। तो ऐसे में निर्यात लाभ होगा, जो सस्ते डंपिंग की समस्या थी उससे हमें राहत मिल सकती है, ये कुछ लाभ होंगे। लेकिन चूंकि हम अभी भी जो अपनी मेन चीज़ें हैं, खासतौर से ऊर्जा के लिए, उसको लेकर जो हम या अपने कई बार अपने जो निर्यात चीज़ें हैं उसके लिए भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल या इंटरमीडिएट गुड के लिए हम आयात पर निर्भर हैं, वो महंगा होने से हमें दिक्कत हो सकती है। भविष्य क्या है देखिए, एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि इस साल रुपया 90 प्रति डॉलर तक गिर सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक डॉलर के लिए मुद्रा में अंतर्निहित अर्ध स्थिर विनिमय दर, जो कि खरीद के धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम करता था, डॉलर को बेच के कम उसको गिरावट को कम करता था, वो अब उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह और रिकॉर्ड जा सकता है, क्योंकि जो नए गवर्नर हैं वो पिछले वालों की अपेक्षा इसमें कह रहे हैं कि चलो ढील दो, जाने दो। उससे इनको लग रहा है कि लंबे समय में जाके ये लाभ होगा, क्योंकि शुरुआती बाद में रुपया जाके स्थिर हो जाएगा, जिससे फिर हमें निर्यात कॉम्पिटिटिव मिलने लगेगा। और ये भी कह रहा है कि वो एक स्वस्थ विकास होगा, क्योंकि एक सही मामले में हम निर्यात अर्थव्यवस्था को उभारने में हमें मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक हालिया रिपोर्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आगामी दूसरा कार्यकाल है, इसमें भी हमारा रुपया स्थिर रहेगा। और अभी जो शुरुआती प्रभाव है वह ट्रंप टैंट्रम है, या ट्रंप का शुरुआती प्रभाव रुपए पर दिखाई दे रहा है। और वैसे भी ये रिपोर्ट कह रही है कि डेमोक्रेट्स राष्ट्रपतियों के अपेक्षा रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में भारत का रुपया बेहतर प्रदर्शन करता है। और ये सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, ये राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल से ही ये चीजें दिखाई देती रहती हैं। तो ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति काल में शुरुआती दिनों में रुपए में कुछ शुरुआती उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन बाद में ये स्थिर हो जाएगा और ये हमारे लिए निर्यात अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान करने लगेगा। ठीक है, तो ये रुपया और उसकी कहानी हो गई कि कैसे क्या हो रहा है। बाकी इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, जहां से आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी कमेंट्स होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।